नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आज हमारे चैनल में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप थूटे सर। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पे। डॉक्टर संदीप सर शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सर, हमारे दर्शकों को बताइए इस स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में NICU और PICU की फैसिलिटी क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ जो NICU एंड PICU, ये जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, ये नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जो भी बीमारियाँ होती हैं, उन जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, उन सारी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव है जी। इसके अलावा यहाँ के जो NICU और PICU में सारे अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स, जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जैसे कि साथ में CPAP मशीन, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रीमैच्योर बच्चों का इलाज, जो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जन्मजात कुदरती कोई बीमारियां हैं जिन्हें सर्जिकल मैनेजमेंट लगता है, वो सारे तकलीफ़ों का इलाज यहाँ संभव है। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो यहाँ है कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो ये सब न्यूबॉर्न बेबीज़ को और जिन्हें ज़्यादा तकलीफ़ है, ऐसे बच्चों को हैंडल करने में स्किल्ड है जी। राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियंस की अवेलेबिलिटी है जी सर। और साथ में हम लोग ये इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि केवल बच्चों के इलाज के अलावा एक उनके आगे के फॉलोअप को भी ध्यान में रखा जाए और उनके ओवरऑल वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये सारी चीज़ों का हम विशेष ध्यान देते हैं जी सर। सर, बच्चों में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, 2-3 बच्चे जैसे आपस में ग्रुप में हैं, कोई बच्चा बीमार है, उससे उनमें इन्फेक्शन आ रहा है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर इसके लिए? देखिए, ये जो सीज़न है, सीजनल चेंजेस होते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन सच कॉमन होते हैं जी सर। इसमें बहुत बार वायरल इन्फेक्शंस एकदम माइल्ड रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी या मामूली बुखार जी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को बताना चाहूँगा जी सर, वो ये है कि अगर तेज़ बुखार है, 2 दिन से ज़्यादा बुखार है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर, मतलब फार्मेसी में जाके दवाएं ना लें, या फिर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी पुरानी पर्ची की दवाएं लेने में समय नष्ट ना करें जी सर। जो भी आपके चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और बच्चे का उचित इलाज करें। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बहुत बार ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इनमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और मैक्सिमम बच्चे सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं जी सर। अगर डिले इन ट्रीटमेंट होता है तो ही इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं और उनमें फिर उसकी सीवियरिटी या गंभीरता ज़्यादा रहती है जी सर। इसीलिए माइल्ड जब बीमारी है तभी उसे पकड़ना और सही इलाज करना, यही इसमें उचित उपाय है सर। अभी कोविड का समय चल रहा है, काफ़ी अभी भी ये संक्रमण फैला हुआ है, बच्चों में इससे क्या संक्रमण हो सकते हैं या फिर उनके जो वैक्सीन है इससे बच्चे कितने सेफ़ रहे उनके लिए? वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सेफ़ है? मेरे बिल्कुल, ये बहुत ही उचित सवाल है और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे पेरेंट्स को निवेदन करूँगा कि ये जो बच्चों के लिए वैक्सीन्स अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे ही अवेलेबल होती हैं आप लोग निश्चिंत होकर ये वैक्सीन लगवाएं। ऐसे अभी जो 2 वैक्सीन्स हैं, एक ज़ाइडस कैडिला की वैक्सीन जो 12 इयर्स के अबाव बच्चों के लिए अप्रूव हुई है जी। वो एक इंट्राडर्मल वैक्सीन है जिसे पेनलेस वैक्सीन भी कहते हैं जी। उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसमें 1 सेकंड के 10वें भाग में वो वैक्सीन इंजेक्ट हो जाती है, इसलिए दर्द कम होता है जी। और ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक के जो उनके स्टडीज़ है उसमें नहीं देखने मिले हैं जी। और जो दूसरी वैक्सीन है जो कोवैक्सीन, जिसका अभी इमरजेंसी अप्रूवल आया है और कुछ समय में फाइनल अप्रूवल भी आ जाएगा 2 साल के ऊपर के बच्चों के जी। तो ये वैक्सीन्स लेने का डेफिनेटली बच्चों को यही बेनिफिट रहेगा कि अभी तक हम लोग बोलते थे कि बच्चे ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं लगा हुआ है जी। और ऐसा भी हम लोग प्रेडिक्ट करते थे कि 3rd वेव में बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे अगर संभावित 3rd वेव आती है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन से
अगर समय पर टीकाकरण हो जाता है अवेलेबिलिटी के साथ, तो फिर इन सारी गंभीरताओं से बचा जा सकता है, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी सीवियरिटी से बचा जा सकता है। इसीलिए वैक्सीन बेझिझक लेना चाहिए, और सारे पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन के बारे में एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं यही इस माध्यम से कहना चाहूँगा। सर, बच्चों से बड़ों में ये संक्रमित हो सकता है? अगर बच्चा कोई घर में बीमार है तो उससे बड़े लोगों में ये इन्फेक्शन होगा? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो भी इन्फेक्शन है ये ट्रांसमिट हो सकता है। बच्चे डेफिनेटली कैरियर एक्ट कर सकते हैं। अगर उनमें अक्सर अभी तक ऐसे ही देखा गया कि बच्चों में इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम रहती है, लेकिन वो ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इन्फेक्शन को दूसरों में उनकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रह सकता है। इसीलिए बच्चों के साथ में फैमिली मेम्बर्स जो एल्डरली हैं उनका ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो जाना भी बहुत अनिवार्य है। जी सर, अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है सामने, और अभी बच्चे पटाखे और सारी मतलब चीज़ें यूज़ करेंगे, अभी फायरवर्क्स, तो इससे उनमें इन्फेक्शन का कोई खतरा डस्ट, धूल, धुएँ से, और इससे कैसे बचा जाए? दिवाली में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो शुरू में हम लोग घर में साफ़ सफाई ये सब चालू करते हैं, तो इसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन रहती है, जिनमें सर्दी खांसी के साथ में अस्थमा या बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे बच्चों को डस्ट से प्रिवेंट किया जाए, उन्हें इससे दूर रखा जाए, और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया माइनर सिम्टम्स हो तो उसे अर्ली ट्रीट किया जाए। इसके अलावा जो पटाखे हैं, पटाखों को जलाते समय पेरेंट्स ने बच्चों को सुपरवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल धूल मिट्टी का ही खतरा नहीं, बर्न्स इंजरीज का भी खतरा है। जी सर। तो इन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान देना है, और पटाखों की डस्ट या उससे होने वाली एलर्जीज जो रहती हैं, इससे जो रूटीन इन्फेक्शन है वो कुछ हद तक एग्रावेट भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव है, इन्फेक्शन से बचा जाए, या फिर अगर उन्हें अर्ली ट्रीट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, हमें बताइए कि अभी जैसे स्कूलें खुल गई हैं बच्चों की, और वो आपस में अब काफ़ी टाइम के बाद, इतने डिस्टेंस के बाद अब आपस में मिलेंगे, इसमें से कोई भी एक बच्चा इन्फेक्ट होता है तो ये बाकी बच्चों में फैलेगा, और या फिर स्कूलें ये खुल रही हैं, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन क्लासेस हो, बच्चों के लिए जो ज़्यादा बेस्ट हो? देखिए, हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव्स भी है और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। डेफिनेटली कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति तो आनी ही है कि स्कूल्स खुलेंगे और बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही फॉलो करना है कि स्कूल में जो भी सराउंडिंग में टीचर्स या जो भी एल्डरली है वो सब ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो। बच्चों ने भी खास करके, क्योंकि कोविड के केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोविड वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों को इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना है, और जैसे पहले बताया, जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है, अगर बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगे तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों की गंभीरता को भी रोक पाएंगे, और ऑफलाइन जो स्कूल्स चालू हो रही हैं उससे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं भी कम। जी। तो ये थे डॉक्टर संदीप थुटे सर, जिन्होंने बच्चों में फैलने वाले संक्रमण, बीमारी और उससे बचने के उपाय बताए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।